हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू किटूज़ फन डायरीज़। मैं नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे। और हमारे इस चैनल पे फिर से आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को तो आप बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो ज़रूर पसंद आने वाला है आपको। और आज मैं कोई प्रोडक्ट रिव्यू लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, स्टोरी ऑफ माई ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, हर उस मदर के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग से स्ट्रगल कर रही है, ताकि उनको कुछ भी मोटिवेशन मिल पाए, कुछ भी इंस्पिरेशन मिल पाए मेरी स्टोरी से। तो बिना ज़्यादा कुछ बकवास किए चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, ब्रेस्ट फीडिंग, अभी ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, तो हैप्पी ब्रेस्ट फीडिंग वीक, हैप्पी ब्रेस्ट फीडिंग टू ऑल द मदर्स आउट देयर हु आर ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, हर मदर के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है ब्रेस्ट फीडिंग। बट उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, उसकी अपनी कठिनाइयाँ होती हैं, और उन कठिनाइयों को अगर हम पार कर जाते हैं उसके बाद इट्स अ ब्लिस। बच्चों को अपना दूध पिला पाना हर एक माँ के लिए सबसे सुकूनदायक होता है, इससे अच्छा और कुछ नहीं होता किसी भी माँ के लिए। तो मैं अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी आप सबको बताती हूँ। मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो जैसा नॉर्मली सब जानते हैं कि सी सेक्शन के बाद उतना इजी नहीं होता मिल्क फ्लो होना। और आज के टाइम पे जब हमारे सब लोगों का बिल्कुल भी रूटीन चेंज हो गया है, लाइफस्टाइल बदल गया है, उसकी वजह से वैसे भी मैटरनिटी बहुत इश्यूज आते हैं। उनमें से एक ब्रेस्ट फीडिंग, मिल्क फ्लो, लैचिंग, ये सब एक बहुत बड़े इश्यूज हैं जो इन सब लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से होते, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से होते, जो पहले हमारी माँओं को नहीं होता था। और अब की डेट में हमें ऐसा हो गया है कि हेल्प की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे शहरों में आजकल ऐसा है कि लैक्टेशन कंसल्टेंट अवेलेबल रहती हैं। तो अगर किसी को भी अगर आप में से इशू है तो प्लीज़ रीच आउट फॉर देम। लैक्टेशन कंसल्टेंट्स आर ऑलवेज देयर फॉर अस। रीच आउट टू योर पेरेंट्स, रीच आउट टू योर मदर इन लॉ, रीच आउट टू योर मदर, टू योर सिस्टर, जो भी इस जर्नी से गुजर चुकी हैं। बिल्कुल भी मत शर्माइए, ये शर्माने की चीज़ नहीं है। दिस इज समथिंग एवरी वुमन शुड बी प्राउड ऑफ। तो बिल्कुल भी मत शर्माइए, जिससे भी हेल्प ले सकते हैं हेल्प लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो जैसा कि मैं बोल रही थी, सी सेक्शन होने के बाद मिल्क फ्लो बहुत कम हो जाता है, मिल्क फ्लो नहीं हो पाता है स्टार्टिंग में। तो मुझे भी बच्चे को फार्मूला देना पड़ रहा था, तो अराउंड 1 वीक तक उसे फार्मूला देना पड़ा मुझे। और उस 1 वीक में मैंने बहुत कोशिश की कि वो लैच कर जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर 2-3 दिनों में बच्चा लैच नहीं करना सीखता, उसके बाद प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, उसको लैच करने की आदत नहीं हो पाती। तो इसे भी लैच करने की आदत नहीं हुई थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मैं आधी आधी रात को उठकर, जब भी उसे भूख लगती थी उसे लेती थी, मैं उठकर गोद में बिठाती थी और मैं उसको कुछ ओरल एक्सरसाइजेस करवाती थी जो मुझे मेरी लैक्टेशन कंसल्टेंट ने बताए थे। तो बॉटल फीड करवाना उसे ताकि उसकी भूख मिट जाए, और फिर उसके बाद उसे लैचिंग के लिए ओरल एक्सरसाइजेस करवाना। धीरे धीरे ऐसे तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ता चला होगा, मुझे उसको ओरल एक्सरसाइजेस करवानी पड़ती थी। और आप इसी तरीके से ओरल एक्सरसाइज नहीं करवा सकते हैं बच्चे को, अच्छे से आपको हैंड वॉश करना पड़ता है, हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए आपको बच्चे के मुंह में उंगली डालनी पड़ती है। बच्चों को उंगली से उनके जीभ को, टंग को ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो सकिंग सीख सकें, ताकि वो अच्छे से लैचिंग कर सकें। तो ये बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। नॉर्मल डिलीवरी भी है अगर, तो स्टिचेस रहते हैं या पेन रहता है, सी सेक्शन है, पेन रहता है, बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, थका हुआ रहता है बॉडी, बहुत कुछ रहता है। न्यू मदर इज़ गोइंग थ्रू सो मेनी स्ट्रगल्स, बहुत कुछ रहता है। उस बीच में बच्चे को ट्रेन करना ये एक अलग ही चैलेंज होता है। पर किया मैंने ऐसा, हम सब करती हैं, मैंने भी किया। तो धीरे 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 उसने लैचिंग कर ली। अब लैचिंग कर ली, उसके बाद एक अलग प्रॉब्लम आया। मिल्क तो सप्लाई प्रॉब्लम था ही, तो फिर मैंने सप्लीमेंट्स लिया जो मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया था। सप्लीमेंट्स लेने से मेरा मिल्क प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया। तो आप भी अगर आपको भी अगर मिल्क सप्लाई का प्रॉब्लम है तो आप अपनी डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या सप्लीमेंट्स लेने से मिल्क सप्लाई ठीक हो जाती हैं। तो मैंने सप्लीमेंट्स लिया, मेरा मिल्क सप्लाई ठीक हो गया, बच्चे ने लैच कर लिया। अब मुझे एक और प्रॉब्लम आ रहा था कि बच्चे ने लैच तो किया बट वो लैच प्रॉपर नहीं था, जिसकी वजह से मुझे निपल्स में बहुत पेन होने लग गया।
अब निपल्स में वो लैच करता था तो धीरे 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 निपल्स में घाव होने लग गया, निपल्स सोर होने लग गया, निपल्स रेड हो गया, बहुत कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो गया उसके बाद भी। तो अब निपल सोर होने लगे तो फिर मैंने पूछा, वापस से मैंने अपने डॉक्टर से कॉल किया और उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे एक क्रीम बताया जिसका नाम है लैनोलिन। मैं उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो भी बताऊँगी आप उसे बिना गाइडेंस के प्लीज़ यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ और हर किसी के बॉडी को अलग-अलग चीज़ें सूट करती हैं। तो एक बार आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कि अगर ये क्रीम आपके लिए सेफ़ है या आपके बच्चे के लिए सेफ़ है या नहीं। बट मुझे तो मेरी डॉक्टर ने ये वाली क्रीम बताई थी जिसका नाम है लैनोलिन, और मैं ये क्रीम को हमेशा जब भी उसे फ़ीड करती थी उसके बाद अप्लाई कर लेती थी और उसको फ़ीड कराने के पहले वाइप ऑफ कर देती थी। तो उस क्रीम से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके बाद सोरनेस धीरे-धीरे कम हो गई और फिर इवेंचुअली उसने लैचिंग भी अच्छे से प्रॉपर शुरू कर दिया, तो उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी ही बंद हो गई। और अगर आपको इस तरीके से सोरनेस वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक और चीज़ रेमेडी यूज़ कर सकती हैं, होम रेमेडी है। थोड़े से गाय की घी को आप लगा लीजिए, ये भी आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिए, घर के बुज़ुर्गों से पूछ लीजिए। और अदरवाइज़ सबसे सेफ़ ऑप्शन है कि आप अपना थोड़ा-सा ब्रेस्ट मिल्क एक्सट्रैक्ट कीजिए, मिल्क एक्सट्रैक्ट कीजिए और उस मिल्क को ही अपने निप्पल के अराउंड लगा लीजिए, तो उससे भी प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाती है। और उसके बाद जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर अराउंड जब किट्टू 5 महीने का हुआ, मैं नहीं चाहती थी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही नहीं चाहते थे कभी कि हम उसे फ़ॉर्मूला दें, क्योंकि एक बार जब भी उसने अच्छे से लैच कर लिया, क्योंकि हम जानते थे कि ब्रेस्ट मिल्क की अहमियत क्या होती है, ब्रेस्ट मिल्क कितना ज़रूरी है बच्चे के लिए, तो जब एक बार उसने अच्छे से लैच कर लिया तो हम नहीं चाह रहे थे उसे फ़ॉर्मूला पे डालें किसी भी वक़्त। तो अब मेरे घर पे शादी थी, मेरे भाई की भी शादी थी और मेरे देवर की भी शादी थी, दोनों शादियाँ एक साथ लग गई। 1 वीक के डिस्टेंस, कैसे उसे ब्रेस्ट फीड कराऊँगी? मैं और वो हस्बैंड ये बहुत सोच रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था, बट फिर हमने सोचा कि ठीक है, देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, बच्चे के लिए थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, हम कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा। तो हम चले गए फिर शादी अटेंड करने के लिए। जब भी शादी अटेंड कर रहे थे तो बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते थे जो मिस हो जाते थे। बहुत सारे फंक्शंस, अभी जब मैं फ़ोटोग्राफ्स देखती हूँ, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें मैं फ़ोटोज़ में नहीं हूँ। लेकिन मैं ये सोचकर खुद को संतुष्ट करती हूँ, ये सोचकर मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट फ़ोटोज़ तो ख़ैर फंक्शंस, वेडिंग्स ये सब होते रहेंगे। लेकिन अगर बच्चे को फ़ीड करने का टाइम एक बार निकल गया, अगर वो बच्चा बड़ा हो गया, जब उसका टाइम ही ख़त्म हो गया, जब उसे बहुत वैल्यूएबल न्यूट्रिशन मिल सकता था, अगर मैं उससे वो छीन लेती हूँ, तो वो मुझे बहुत गिल्ट हमेशा के लिए रह जाता। तो इसलिए जब भी उसे भूख लगती थी, ऐसा नहीं है कि मैं उसे बॉटल पकड़ा दिया मैंने और उसको फ़ॉर्मूला फ़ीड कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया मैंने। जब भी उसे भूख लगती थी, फंक्शन छोड़ती थी मैं, जाती थी रूम में, उसे फ़ीड कराती थी और फिर मैं वापस आती थी। और मेरे घरवाले भी बहुत सपोर्टिव थे, दोनों ही ससुराल वाले और मेरे घरवाले दोनों बहुत सपोर्टिव थे। जब भी फंक्शन के बीच से मैं जाती थी, तो एक बार फंक्शन के लिए थोड़ी देर के लिए फंक्शन को हॉल्ट पे रख देते थे कि वापस मैं जब आऊँगी उसको सुलाकर, उसको फ़ीड कराकर तभी फंक्शन रिज़्यूम होगा। मेरे बिना उन्होंने कभी भी कोई फंक्शन नहीं किया, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं शादियों में, जब भी छोड़ना पड़ता है, जब भी टाइम रिस्ट्रिक्शंस होता है। तो इसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग करवाते वक़्त जब भी वो जर्नी रहती है ब्रेस्ट फीडिंग की, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है हमें और बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं। जितना सहना पड़ता है उससे ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं। जब आप अपने बच्चे को देखोगे ग्रो करते, हेल्दी होते, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में गिन गिन भी नहीं सकते हम, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, इतने फ़ायदे ब्रेस्ट फीडिंग के। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उसको एंटीबायोटिक्स मिलता है, एंटीबॉडीज़ मिलता है, बच्चे का बोन स्ट्रांग होता है, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है, मतलब देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो जब आप छोटी-छोटी चीज़ें मिस करते हो, लेकिन बच्चे को अपना दूध पिलाने के लिए जब वो सारी चीज़ें मिस करते हो, जब आप देखते हो आपका बच्चा हेल्दी हो रहा है, जब आप देखते हो आपका बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें भूल जाती है एक माँ। और मैंने पंप नहीं किया था क्योंकि मुझे पंप करना थोड़ा हैज़ल लगता था। मैं उसको बस फ़ीड कर देती थी डायरेक्टली, जब भी उसे भूख लगती थी मैं फ़ीड कर देती थी। लेकिन अगर
मैं वो सारा जो फंक्शंस मिस किया मैंने, मैं उसे अवॉइड कर सकती थी अगर मैं पंप करके रखती तो। लेकिन मुझे पंपिंग थोड़ा-सा हैज़ल लगता था। लेकिन अगर आप में से कोई भी ऐसी हैं जिनको पंप करना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता, तो उनको और भी अच्छा है, उनके लिए और ईज़ी है। कोई इस तरीके का फंक्शन है या कुछ भी है, कुछ भी डे टू डे चोर है, ऑफ़िस मिस नहीं करना है, ये सब कुछ भी उनके लिए बहुत ईज़ी है। पंप करके बच्चे को दूध पिला सकते हैं। लेकिन पंपिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। मुझे ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि पंपिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। मेरे पास इलेक्ट्रिक पंप भी है, मेरे पास मैनुअल पंप भी है। मैंने दोनों से ही ट्राई किया और पंप करती भी थी मैं, कभी-कभी पंप किया मैंने, हो भी जाता था, मिल्क भी आता था। लेकिन छोटे बच्चे के साथ उसको मैनेज करना, खुद की बॉडी इतनी पेन में है, एवरीबडी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू पंप एट रेगुलर इंटरवल्स। तो जो माएँ ऐसा कर पाती हैं, हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, आई वॉज नॉट एबल टू पम्प। और अभी कैसा चल रहा है जर्नी? अभी ही 7.5 months और मैं अभी तक उसको फीड करा रही हूँ। मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा, शी सेड एटलीस्ट 2 years ऑफ एज तक बच्चे को फीड कराना चाहिए। मैं देखती हूँ मैं कब तक करवा पाऊँगी, अभी तक मैं करवा रही हूँ और कोशिश जारी रहेगी कि मैं उसे कम से कम तो 1.5 पौने 2 साल तक तो करवाऊँ। तो अभी तक इट्स गोइंग वेरी वेल। आगे अपडेट अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछिए। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया है, कुछ ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा जो आप जिससे गुजर रही हैं और आप चाहती हैं कि जानना, मैं भी उसके थ्रू गुजरी हूँ, मुझसे कुछ मिस हो गया है, कर गया, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछिए। ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको टैबू बनाकर रखा जाता है, दिस शुड बी नॉट वन ऑफ देम, क्योंकि दिस इज़ अ सेक्रेड थिंग। तो अगर ऐसा कुछ है जो आप नहीं जान पाती हैं, आप अपने आसपास के अराउंड लोगों से नहीं समझ पा रही हैं, उनसे नहीं पूछ पा रही हैं, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकती हैं। आई एम ऑलवेज देयर। मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी, मैं सभी कमेंट्स को रिप्लाई करूँगी, सबके आंसर्स दूँगी अगर मेरे बस का हुआ तो बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू सो मच हमारे इस चैनल पे आने के लिए। मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है आपकी फैमिली में कोई और भी हैं जिनको इस स्टोरी से कुछ भी हेल्प हो सकता है, कुछ इंस्पिरेशन मिल सकता है, तो उनके साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, क्योंकि यूट्यूब के एल्गो को पता चलता है कि वीडियो पसंद आया है। और हमारे इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू माई चैनल। थैंक यू।